मैं विनय अपने YouTube चैनल एफडब्ल्यू विनय सर की सुपर लाइव चैट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसे इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसी सीरीज में हम इससे पहले पाषाण काल और धातु काल के बारे में पढ़ चुके हैं। उन वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कॉपी करके देख सकते हो। बात करते हैं इंडस सिविलाइजेशन की, तो आप ध्यान रखना इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता भारत की एक सभ्यता रही है और एंशिएंट टाइम की रही है। मतलब इंडस सिविलाइजेशन कब से कब तक रही, उस टाइम पर अगर आपको जाना है तो आपको पिछले लेक्चर का वीडियो याद करना जरूरी है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो मेटल एज था, मतलब धातु काल जो था, वो 4000 से 600 के बीच में रहा। और एक चीज और साथ में हमने क्या पढ़ा कि 4000 से 600 के बीच में रहा था मेटल एज, और इसी के अंदर एक मैंने टाइम लिखवाया था 3200 से 1750 बीसी, जिसे हम कांस्य काल कहते हैं। और इस कांस्य काल के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य काल की सभ्यता है। अब सिंधु सभ्यता जब कांस्य काल की सभ्यता है तो कंफर्म है ना कि सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा होगा वो 3200 से 1750 के बीच में रहा होगा। इससे पहले तो आ नहीं सकता है और इसके बाद नहीं आ सकता, क्योंकि कांस्य काल की सभ्यता है सिंधु सभ्यता, तो इसका टाइम पीरियड 3200 से 1750 के बीच में रहा। बात करते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, तो याद रखना इंडस सिविलाइजेशन जो है वो 2500 बीसी से स्टार्ट होती है और 1750 बीसी के बीच में जो घटनाएं हैपन होती हैं उन्हें हम इंडस सिविलाइजेशन की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा, याद रखना इंडस सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1750। अब एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो क्या करता है, देखिए हमारे पास इस टाइम का रिटर्न में प्रूफ तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी नहीं है कि रिटर्न में क्या लिखा हुआ उन्होंने, तो हम टाइम के बारे में एडजस्टमेंट करते हैं केवल किस आधार पे, और बेसिक आधार पे, कांस्य काल के आधार पे। तो ध्यान रखना, इसलिए 2500 की बजाय एग्जामिनर कई बार 2350 भी दे देता है, और ध्यान रखना कई बार इसको 2300 से कर देगा या कई बार इसको 2250 से कर देगा, खत्म कई बार इसको 1750 पे कर देता है, तो कई बार इसे 1500 पे भी खत्म कर देता है। तो उसमें आपको सोचना ज्यादा नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए उसमें से मैक्सिमम इस टाइम में लाई कौन सा कर रहा है। 2500 से 1750 बीसी के बीच में जो टाइम मैक्सिमम लाई कर रहा है उसे आप सही कर देंगे। तो ध्यान रखना सिंधु सभ्यता 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच की सभ्यता है। नोट कर लो इसको। बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करें कि इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के बारे में तो हमने चर्चा की, लेकिन अब बात करते हैं इसका फाउंडर कौन रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का फाउंडर कौन था। ध्यान रखना, हम जब फाउंडर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है एक व्यक्ति जिसका नाम सुना होगा दयाराम साहनी, आपने एक व्यक्ति और सुना होगा सर आर.डी. बनर्जी भी सुना है, एक आधा कोई बच्चा ऐसा भी आपने होगा जो कह रहा है सर नहीं ये दोनों नहीं थे, सर जॉन मार्शल था, ये भी आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब अगर मैं फाउंडर की बात कर रहा हूं तो आपने जो ये तीन चर्चा में नाम सुने दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी या सर जॉन मार्शल, ये ध्यान रखना तीनों ही व्यक्ति फाउंडर नहीं है, क्योंकि फाउंडर का मतलब होता है उस सभ्यता को बनाने वाला, ना कि खोजने वाला। ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये सिंधु सभ्यता के खोजकर्ताओं से रिलेटेड हैं। तो ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता का फाउंडर ना तो दयाराम साहनी है, ना आर.डी. बनर्जी और ना सर जॉन मार्शल। तो ध्यान रखेंगे फाउंडर अब बात करें कौन है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का फाउंडर है द्रविड़ लोग। याद रखना द्रविडियंस जो रहे वो इंडस सिविलाइजेशन के फाउंडर रहे। और एक चीज और ध्यान रखना, जो
जो द्रविड़ लोग हैं उन्हें कहा जाता है ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाए कि भारत के वास्तविक लोग कौन है, तो ध्यान रखना भारत के वास्तविक लोग हैं द्रविडियंस। मतलब प्रेजेंट जो आप मौजूद हो ना, वो सारे आर्यंस हो। द्रविडियंस इंडस सिविलाइजेशन में मौजूद थे। जब आर्यों ने आक्रमण किया तो वो यहां से चले गए या मारे गए। तो ध्यान रखेंगे इन्हें ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता था। प्रेजेंट मौजूद तुम नॉर्थ इंडिया में जो हो वो ध्यान रखना आर्यंस हो। आपसे कहीं ज्यादा ध्यान रखना इंडियन होने का श्रेय साउथ इंडिया वालों को जाता है, क्योंकि उसे द्रविडियन कैटेगरी में हम रख सकते हैं। याद रखना द्रविड़ लोग पहले होते थे, प्रेजेंट नहीं है। अब ये नहीं सोचना नहीं सर झूठ बोल रहे हो, एक द्रविड़ जीवित है अभी। अरे नहीं, ध्यान रखना उसका सरनेम द्रविड़ है। बात कर रहे हैं द्रविडियंस की, तो ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया याद रखेंगे इंडस सिविलाइजेशन का फाउंडर है। तो अब आपको क्लियर हो गया ना कि दयाराम साहनी खोज करता है, आर.डी. बनर्जी खोज करता है, सर जॉन मार्शल खोज करता है, संस्थापक नहीं है, फाउंडर नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करिए फटाफट कि सिंधु सभ्यता का फाउंडर कौन है। याद रखेंगे, मैं बता देता हूं, वैसे द्रविडियंस है। बात करते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या रहा, मुख्य व्यवसाय। क्योंकि हमने पाषाण काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय सुना था, जब हम धातु काल में आए तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय हमने पढ़ा। और आज बात करते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या रहा। तो आप सोचना है थोड़ा सा। मैं आपको कई किताबों के बारे में आपको बता दूं, उन किताबों में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक तरीका सोचने का बताता हूं। अगर उस तरीके से आप सोचोगे तो इसका मेन ऑक्यूपेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो मैं यहां पर गैप छोड़ के एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हम जनरली पढ़ते हैं। मैं उनको लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा टोटली, आप सुनिएगा। आपने सुना है ना कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो नदियों के किनारे थे, हमने पढ़ा है। बात कर रहे हैं उनके मकान पक्की ईंटों के होते थे, सड़कें पक्की होती थी, और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मैं उसको ड्रॉ कर दूं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी तो कंफर्म हो गया ना कि जो मकान बने होते थे वो रेक्टेंगल ब्लॉकेज में होते थे। याद रखिएगा, रेक्टेंगल ब्लॉकेज, ये एग्जाम में आ चुका है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोगों के जो मकान थे वो कैसे बने होते थे, रेक्टेंगल ब्लॉकेज में। क्यों? क्योंकि वो जो थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें। मकान पक्की ईंटों के अलावा ड्रेनेज सिस्टम, जो वाटर सिस्टम था वो बहुत ही बेस्ट था, सड़क के दोनों साइड नालियां होती थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सड़कें जब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, सड़कें पक्की हैं, ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता थी। मतलब अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूं तो सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता रही है, दिस शहरी सभ्यता, मतलब अर्बन सिविलाइजेशन। अब जब सिंधु सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन है तो आप खुद सोच के देखिए, सिंधु सभ्यता अर्बन मतलब शहर की तरह थी। अब आप सोचिए प्रेजेंट टाइम पर जो शहर में लोग रहता है वो क्या करता है, मोस्टली ध्यान रखना उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है। शहर का लोग कृषि करता है ना? नहीं बेटा, ध्यान रखना, शहर का लोग कौन सा कृषि करता है, वो विश्वास करता है किसमें, ट्रेडिंग में। मतलब ये बहुत ही गलत हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आप खुद अंदाजा लगा लो रे, इतना समझिए कि जब वो सभ्यता शहरी रही थी तो वो कृषि पर डिपेंड नहीं थे, वो क्या करते थे, वो ट्रेडिंग करते थे, मतलब व्यापार करते थे। अब क्लियर हो गया ना कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इंडस सिविलाइजेशन के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, व्यापार। और एक चीज और ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार मेसोपोटामिया से करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे वो कहां से करते थे, ध्यान रखना, मेसोपोटामिया से। अब एक चीज सोचना, सर व्यापार मेसोपोटामिया से करते थे तो मेसोपोटामिया कौन सी बीमारी आ गई, ये भी तो सोल्व कर दो। मैं बता दूं आपको कि मेसोपोटामिया क्या है। अब आप सोचिए, क्या वर्ल्ड में इंडस सिविलाइजेशन अकेली रही हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि वर्ल्ड में अकेली सिविलाइजेशन इंडस रही हो।
अरे नहीं, वर्ल्ड में और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन रही होंगी। कैसे? सबसे पहले मैं उन सिविलाइजेशन की बात करा दूं कि वर्ल्ड में कौन कौन सी फेमस सिविलाइजेशन है। वर्ल्ड में सबसे पहली सिविलाइजेशन है, आपको याद रखना है, रोमन सिविलाइजेशन। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, ध्यान रखना, रोमन सभ्यता। रोमन सिविलाइजेशन कहां की रही होगी? नाम से पता चल रहा है। देन कहां की रही होगी? रोम, यानी कि इटली में रही होगी। अरे इटली वही जगह है जहां पे अपने पप्पू के मामा हैं, याद रखना। और एक और चीज ध्यान रखना, आज मैं आपको एक और याद करा रहा हूं। आप देखिए, पप्पू के मामा हम पढ़ते हैं कहां पे हैं? देन इटली में। लेकिन एक चीज और नोट करिएगा, इटली से अगर मैं इस वर्ड को 2-3 बार बोलता हूं, इटली को, इटली 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 इडली इडली इडली, याद रखना, मैंने जो प्रोनाउंसिएशन था वो चेंज किया थोड़ा सा। इटली से मैं चेंज करके इडली तक पहुंचा। इटली इटली इडली इडली। दिस इडली के बारे में आप जानते हैं, इडली क्या है? एक फूड। और याद रखना रे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर विल बी सिचुएटेड इन इटली। एक हेडक्वार्टर याद हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? याद रखना, इटली में। आज के बाद भूलना नहीं है, जब भी इटली वर्ड देखो या इडली देखो, एक वर्ड याद आ जाना चाहिए। याद रखना, एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं रे, चलते चलते कचरा उठाना सीख लीजिए। अगर कचरा उठाना आ गया तो कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। लास्ट में जब हम बहुत सारा हैवी डाटा याद करने बैठेंगे तो उस टाइम पर माइंड पर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें हमें ऐसे याद हो चुकी होंगी, उस दिन आराम से हम याद कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहां हो गया है? ध्यान रखेंगे, इटली में। बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे पहली सिविलाइजेशन कहां पे है? रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन कहां पे थी? याद रखिएगा, इटली की राजधानी है रोम में। बात कर रहे हैं सेकंड, वर्ल्ड में सेकंड सिविलाइजेशन है इजिप्ट सिविलाइजेशन। वर्ल्ड की, ध्यान रखना, दूसरे नंबर की पुरानी सभ्यता है इजिप्ट सिविलाइजेशन। इजिप्ट देश में रही होगी, मतलब मिस्र देश में। अरे मिस्र देश वही है जिसे नील नदी का उपहार कहा जाता है। याद रखिएगा, नील नदी का उपहार किसे बोलते हैं? मिस्र को। क्वेश्चन याद करो साथ साथ, कचरा इकट्ठा हो जाएगा। बात कर रहे हैं तीसरा ध्यान रखेंगे, एक आती है चाइनीज सिविलाइजेशन। थर्ड जो सभ्यता है, चाइनीज सभ्यता कहां रही होगी? चाइना में रही होगी, कंफर्म है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में फोर्थ नंबर की सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ध्यान रखना, मतलब ये मेसोपोटामिया जो है वो एक सभ्यता का नाम है। और ये सभ्यता कहां की रही होगी? सीधी सी बात है, मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो इराक का पुराना नाम है। मतलब यह सभ्यता कहां पे रही होगी? इराक में। क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है कि इराक का ओल्ड नेम क्या है, तो इराक का पुराना नाम क्या हो गया? मेसोपोटामिया। और वर्ल्ड में 5वें नंबर की एक सभ्यता है जिसे हम बोलते हैं इंडस सिविलाइजेशन, जो इंडिया में आती है। और ध्यान रखना, इसका एक कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो आप दोनों देशों को याद करेंगे, इंडस सिविलाइजेशन के लोकेशन क्या है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान। बात कर रहे हैं, क्या इसके बाद भी कोई सिविलाइजेशन है? यस, एक सिविलाइजेशन और है इसके बाद। आपने एक तारीख सुनी थी ना, 21 दिसंबर 2012। सुनने में आया था धरती खत्म हो रही है, मीडिया वालों ने हवा बना दिया उस बात का। क्या कह रहे थे? धरती खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा इसलिए हो रही है, हमारे पास एक कैलेंडर मिला है जिसमें धरती का आखिरी दिन दिखाया है उसमें। तो याद रखना, वो एक सभ्यता का आखिरी दिन था और उस सभ्यता का नाम रहा है माया सिविलाइजेशन। वर्ल्ड की सबसे नई सभ्यता है माया सिविलाइजेशन। और ये कहां की है? याद रखिएगा रे, मैक्सिको। तो अब कंफर्म हो गया ना कि मेसोपोटामिया क्या है। मेसोपोटामिया, ये जो वर्ल्ड की कुछ फेमस सिविलाइजेशन है, इनमें से एक सिविलाइजेशन का नाम है मेसोपोटामिया, जो विश्व की 4th नंबर की फेमस सिविलाइजेशन है। अब एक चीज देखो, मैंने कहा मैं कंसेप्चुअल पढ़ाता हूं, इसलिए आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा सोचनी पड़ेंगी।
कैसे? देखिए यहां पे इंडस सिविलाइजेशन है, ये आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, तो आ तो इससे पहले गई, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या था कि इंडस सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी मतलब समकालीन वर्ल्ड में कौन सी सभ्यता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों एक ही टाइम पे मतलब एक दूसरे के कंटेम्परेरी रही होंगी, अरे तभी तो व्यापार हो सकता था मेसोपोटामिया से। अगर इनका टाइम आगे पीछे रहा होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि व्यापार होता था? तो ध्यान रखिएगा, बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में, कि आप ध्यान रखेंगे और इंडस सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी कौन सी सिविलाइजेशन है? देन मेसोपोटामिया। याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट देखिए, इंडस सिविलाइजेशन के फाउंडर के बारे में पता चल गया। उन लोगों का जो आपका व्यवसाय था, मेन ऑक्यूपेशन था, वो हमने पढ़ लिया। वो सभ्यता कैसी थी मतलब सिविलाइजेशन कैसी थी, ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर सभ्यता कैसी थी। सही है, कौन सी सभ्यता थी, लेकिन उसमें समाज क्या था ये भी याद करना है। सिविलाइजेशन कैसी थी? अर्बन। लेकिन ध्यान रखना, समाज कैसा था पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा, इंडस सिविलाइजेशन में क्या होता था? घर में इंपॉर्टेंस मम्मी को दी जाती थी, मतलब घर का मुखिया फीमेल होती थी, इसलिए समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक समाज था, मतलब मैट्रियार्टिकल सोसाइटी। इंडस सिविलाइजेशन की सभ्यता कैसी रही थी? पता चल गया था ना, अर्बन। लेकिन समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था, मम्मी को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अब सोचिए, जब घर में मम्मी की चलती है तो पूजा किसकी होती होगी? शिव बोले कि नहीं भाई नहीं होगी, विष्णु, इंद्रदेव, अग्निदेव सारे थाली बैठे होंगे। याद रखेंगे पूजा किसकी होती थी? याद रखना, पूजा होगी फीमेल, और फीमेल में अगर हम काउंट करें तो उसमें मात्र देवी, या हम उसको शक्ति पूजा कह सकते हैं, या मात्र देवी की पूजा होती थी। वैसे एक चीज और साथ में याद रखना, इसके अलावा इनकी पूजा क्यों होती थी? इनकी पूजा इसलिए होती थी, इस टाइम के जो लोग थे वो रियल पावर में, रियल जो पावर है उसमें विश्वास करते थे। मतलब आंधी तूफान ओलावृष्टि बर्फबारी हो रही है ना, तो उसमें विश्वास करते थे। आंधी आती थी तो उसको पूजते थे, क्यों? उसमें पावर दिखती थी। पेड़ पौधे पशु पक्षी, उनमें पावर दिखती थी, इसलिए उनकी पूजा करते थे। और फिर मानते थे कि सबका जन्म कहां हुआ है? धरती पे, मतलब मातृ देवी की पूजा। तो याद रखना, पूजा किसकी होती थी? मातृ देवी की। अब बात करते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग जो थे, क्या वो कुछ लिखते पढ़ते थे? लिपि की बात कर रहे हैं कि आपकी स्क्रिप्ट कैसी थी इंडस सिविलाइजेशन की। याद रखना, इंडस सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो अपनी फीलिंग समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग करते थे, इसलिए भाव चित्रात्मक लिपि हम इसे बोलेंगे। मतलब सिंधु सभ्यता की लिपि पूछा जाए तो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक लिपि इंग्लिश में बोला जाता है पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज। पिक्टोग्राफिक भाषा कौन सी होती है? याद रखना, मैंने पीछे बताया था जब मैं हिस्ट्री के पार्ट पढ़ा रहा था आपको, तो भावों को समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इस स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अब बात करते हैं, क्या ये भाषा किसी के द्वारा पढ़ी गई है? क्या इसे पढ़ा गया? याद रखना, इस भाषा को पढ़ा तो नहीं गया है, मैं आपको लिख देता हूं, देन पढ़ा नहीं गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके लिए एक चीज और आती है, क्या पढ़ा गया? ये पता चल गया कि ये लिपि फर्स्ट रो में, और देन राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, मतलब लिखी ऐसे जाती थी। यानी सिंधु सभ्यता की लिपि ऐसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और वो लिपि जो दोनों साइड से लिखी जाती है इज कॉल्ड बुस्ट्रोफैडन। याद रखिएगा, बुस्ट्रोफैडन लैंग्वेज इसे हम बोलते हैं। इंग्लिश में काम आएगा रे ये वर्ड। दिस बुस्ट्रोफैडन लैंग्वेज क्या होता है? याद रखना, दोनों साइड से लिखी जाने वाली लिपि बुस्ट्रोफैडन बोली जाती है। और अगर ऑप्शन में पिक्टोग्राफिक ना दे और आपसे पूछे कि इंडस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या है, याद रखना, हो सकता है एग्जामिनर बुस्ट्रोफैडन दे दे। लेकिन एक चीज साथ में और बता रहा हूं, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा कि सिंधु सभ्यता
सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो याद रखेंगे पिक्टोग्राफिक सही है। लेकिन आपसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की लिपि को किसने पढ़ा, याद रखना रे, फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या देगा, जेम्स प्रिंसेप। पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसेप आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलने वाला है, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने 1837-38 में अशोक के लेख पढ़े थे। अशोक के जो शिलालेख थे या स्तंभ लेख थे या अभिलेख थे, उसकी इंस्क्रिप्शन पढ़ने में इसने सफलता हासिल की थी फर्स्ट टाइम 1837-38 में। तो आपके माइंड में एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आप सोच रहे होगे ना कि इसने कुछ पढ़ा तो था, ये नहीं पता पढ़ा क्या था, और आप ठीक करके आओगे किसको, जो पूछा गया होगा सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। तो ध्यान रखना, इसे आपको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, अशोक के लेख पढ़े थे और सिंधु सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं गया। डन है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, उस टाइम पर कोई व्यक्ति अगर मर जाता था तो अंत्येष्टि क्रिया कैसे होती थी। बहुत आता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता के टाइम पर अंत्येष्टि क्रिया कैसे होती थी। तो आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। देन अंत्येष्टि क्रिया में सबसे पहले ब्यूराइल मतलब समाधि दी जाती थी। सेकंड बात करें तो पार्टली ब्यूराइल होता था, मतलब आंशिक समाधि दी जाती थी। तीसरा बात कर रहे हैं तो थर्ड ध्यान रखना, दाह संस्कार बोलते थे, मतलब लकड़ियों में जला देना। और फोर्थ याद रखना रे, डबल ब्यूराइल, मतलब अगर डबल ब्यूराइल की बात कर रहे हैं तो इसे आप युगम समाधि कह सकते हो, और जो युगम समाधि थी वो भी इस टाइम पे प्रचलित थी। आपसे एग्जामिनर पूछेगा और चारों ऑप्शन दे देता है और कह देता है उपरोक्त सभी, तो आप ध्यान रखना उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, नहीं तो ध्यान रखना रे, सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे समाधि को, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास प्रूफ है वो किसके हैं, समाधि के प्रूफ हैं। अब देखिए इनके बारे में मैं बता देता हूं कि ये होता क्या था। जैसे समाधि की बात करें तो जैसे आजकल अपने इस्लाम धर्म में होता है या क्रिश्चियन में होता है, कॉफिन यानी ताबूत में बंद करके जमीन में सुपर्दे खाक करना, देन समाधि देना होता था। बात कर रहे हैं पार्सली ब्यूराइल मतलब आंशिक समाधि क्या होती थी। ध्यान रखिएगा आंशिक समाधि क्या होती थी, बॉडी को देन खुले में रख देते थे, कुछ दही जैसा पदार्थ लगा करके छत पे रख दिया, जैसे चील कौवे जिसको जो कुछ खाना है वो खा लेता था, बाद में कुछ बचा हुआ मिल जाता था वहां पे, उसको ला करके दफना देते थे। इसका मतलब क्या हो गया, और पार्सली ब्यूराइल उसे हम बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, क्या आजकल ये ऐसा होता है पार्सली ब्यूराइल? यस, एक यहूदी धर्म सुना होगा था, इजराइल में है, इजराइल याद आया ना, इजराइल, इजराइल से ध्यान रखना रे, उसकी खुफिया एजेंसी बहुत आती है एग्जाम में, मोसाद है। वापस टॉपिक से चलिए, आंशिक समाधि तो यहूदी लोग आज भी करते हैं, और ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं वो आंशिक समाधि क्या के लिए कहते हैं, ऐसा करने से मोक्ष जल्दी मिलता है। और मेरे को फिर एक बाबा याद आ जाता है जो कहता है ना, करके देखिए करने से होता है, याद रखिएगा। देन आंशिक समाधि बात कर रहे हैं, दाह संस्कार। अब एक चीज देखिए यहां पे, अगर मैं दाह संस्कार की बात करूं तो हिंदुइज्म में जो मोस्टली होता है लकड़ियों में जला देना, देन दाह संस्कार होता था। बात कर रहे हैं डबल ब्यूराइल। युगम समाधि क्या होती थी, युगम समाधि में एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ध्यान से सुनोगे तो कंसेप्चुअल मीनिंग निकल जाएगा, नहीं तो फैक्चुअल से सीधा याद करोगे बस आप, इसलिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। युगम समाधि का मतलब होता था अगर अगले जन्म में वही पत्नी चाहिए तो साथ में दफना दिया जाता था। एक वर्डिंग बोली है, उस वर्डिंग के दो पहलू हैं कंसेप्चुअल। कैसे, देखिए मैंने कहा कि अगर अगले जन्म में वही पत्नी चाहिए तो दोनों को साथ में दफना दिया जाता था। अभी एक तो चीज रियल हो गई कि दो प्रेमी जोड़ा हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, पति पत्नी हो सकता है, कंफर्म नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास केवल प्रूफ मिला है जिसमें मेल फीमेल जो है वो एक ही कॉफिन में बंद है। अब ये जो हमारे पास प्रेमी जोड़ा हो सकता है, पति पत्नी मानते हैं, मान लीजिए पति पत्नी दोनों एक कॉफिन में बंद, डबल ब्यूराइल तो हो गया। लेकिन मैंने एक वर्डिंग बोली कि अगले जन्म में वही चाहिए तो साथ में दफना दिया गया। इस वर्डिंग को दो तरीके से समझना है। मैं जब अगले जन्म की बात कर रहा हूं
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म में बिलीव था इनका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रे, आता है एग्जाम में। इंडस सिविलाइजेशन के संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो पुनर्जन्म। क्या आप विश्वास रखते थे इंडस सिविलाइजेशन के लोग? यस। लेकिन अब एक चीज और गलत करवा रहा हूं, ध्यान देना। जब दोनों साथ में एक कॉफिन में बंद कर दिए गए तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या सती प्रथा इस टाइम पे थी? फिर नहीं बेटा, ध्यान रखना, इस टाइम पर सती प्रथा नहीं होती थी। उसका रीजन क्या हम समझेंगे। रीजन इसलिए क्योंकि डबल ब्यूराइल आज तक हमारे पास 2 ही समाधियां मिली हैं। अगर सती प्रथा होती तो बहुत सारी हमारे पास समाधियां हो सकती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर, याद रखना, सती प्रथा नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म होता था। तो पता चल गया अंत्येष्टि क्रिया कैसे होती थी। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता पहले थी, आज नहीं है। यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के पतन का कारण क्या रहा? अरे पहले थी, आज नहीं है, ऐसा क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा, जब ये सभ्यता मोस्टली नदियों के किनारे थी तो ध्यान रखेंगे फ्लड मतलब बाढ़ आ गई, और ध्यान रखना उससे सभ्यता खत्म हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पतन का कारण क्या था? नदियों के किनारे थी, नदियों में बाढ़ आई एंड देन तबाह हो गया। सेकंड, ध्यान रखना, इसकी जगह एक और पॉइंट एग्जामिनर कई बार लिखता है, द रिवर चेंज देयर कोर्स। मतलब जो नदियां थी ना, उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए। ये एग्जामिनर कई बार घुमा देता है, नदियों के द्वारा रास्ते बदल लेना। अरे होता तो इसका मतलब बाढ़ ही है ना। थोड़ा सा सोचो आप। बात कर रहे हैं तीसरा, आर्यों के आक्रमण हो गए। याद रखिएगा, आर्यों के आक्रमण, जो आर्य थे उन्होंने आक्रमण कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तीनों ऑप्शन में है तो उपरोक्त सभी, अगर तीनों ऑप्शन में नहीं है तो सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे बाढ़ को। मतलब सिंधु सभ्यता जो थी वो खत्म हो गई, किसके कारण? बाढ़ के कारण। क्लियर हो गया? तो इंडस सिविलाइजेशन से संबंधित कुछ पॉइंट आज हमने क्लियर किए। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और हर बार की तरह इस लेक्चर की भी मैं आपको क्विज दे रहा हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस क्विज पर क्लिक करो, क्विज सोल्व करो, आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।